सो गाइज इस वीक के इम्पोर्टेंट पेपर 2 से रिलेटेड दो करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है ऑयल सीड से रिलेटेड, एडिबल ऑयल से रिलेटेड यानी कि, और जो दूसरा टॉपिक है वो है मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब ये मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, राइट। तो इससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक एडिबल ऑयल, ऑयल सीड से रिलेटेड। नाउ अगर आप लोग देखोगे ना, एडिबल ऑयल क्या होता है, जो हम डे टू डे लाइफ में बेसिकली कंज्यूम होते हैं। और जनरली ऑयल सीड वाला मटेरियल भी होता है, जैसे कि सोयाबीन का तेल देखा होगा आपने, सोया तेल बोलते हैं। पीनट्स ऑयल देखा होगा, सनफ्लावर सीड्स वाला होता है, पाम ऑयल होता है, सीसम ऑयल होता है। तो ये एक तरह से ना 9 तरह के बेसिकली ऑयल सीड्स है जिनसे हम लोग तेल निकाल सकते हैं, ओके। और अगर हमें अपना एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जो ऑयल सीड्स है इनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम इनसे जो तेल निकाले वो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन में यूज कर सके। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एडिबल ऑयल पे हम कितना इंपोर्ट करते हैं कितना नहीं। अगर आप लोग एक चीज देखोगे ना, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है। किस चीज का कल्टीवेटर है? ऑयल सीड का, वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग देखोगे करोड़ में, कि 2018-19 में 55,000 करोड़ था ये, और एज ऑफ नाउ 2021-22 में ये 1.5 लाख करोड़ के अराउंड है। यानी कि 1.5 लाख करोड़ का तो हम लोग तेल मंगा लेते हैं बाहर से, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो इंडिया को बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इंडिया को प्रमोशन करना पड़ेगा। किस चीज का प्रमोशन करना पड़ेगा? ऑयल सीड प्रोडक्शन का। अब ऑयल सीड के अंदर अलग अलग तरह की चीजें आती है, हो सकता है कि इंडिया सोया सोया ऑयल का वो करे, पीनट्स ऑयल का, सनफ्लावर का, पाम ऑयल का, सीसम का। आर यू गेटिंग इट? नाउ अब आप लोग इसमें देखोगे, एमएसपी देखोगे, परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम इन द प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग सोया में देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, पहला वाला डाटा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। दूसरा डाटा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोग एडिबल ऑयल में देखोगे इंपोर्ट कितना है, उसमें अगर आप लोग देखो ओवरऑल हम ना 62% पाम ऑयल क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना भी हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट होता है ना, उसमें से 62% तो पाम ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। 21% करते हैं सोयाबीन ऑयल, और 14% करते हैं सनफ्लावर, और बाकी का 3% रह गया जो रह गया, ठीक है। अब पाम ऑयल में से भी अगर आप लोग देखोगे, यानी कि हमारे पाम ऑयल का टोटल प्रोडक्शन का, अगर आप लोग 60% के अराउंड यानी कि 55% या 54% के अराउंड देखोगे, वो सिर्फ हम दो कंट्रीज से वो करते हैं, मलेशिया से और इंडोनेशिया से। इसको हम आगे देखेंगे। सोयाबीन को हम लोग अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, इनसे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और सनफ्लावर का हम लोग यूक्रेन, रशिया और अर्जेंटीना से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। काफी इजी है, इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ा बहुत इनको डाटा को रट लेना बस, ठीक है, कौन सा ऑयल कितना प्रोडक्शन वो करता है। नाउ आपके ना एग्जाम में दो तरह के इंट्रोडक्शन बन सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन तो ये वाली स्लाइड बन सकती है, जो दूसरा इंट्रोडक्शन बनेगा वो बनेगा ये वाली स्लाइड का, ओके। नाउ एडिबल ऑयल ऑब्वियस सी बात है, भारत के सोसाइटी में एक यूनिक प्लेस है, कल्चर में, डाइटरी पैटर्न में, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आप लोग देखोगे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी। यानी कि हम बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल को यूज करते हैं। अगर आप लोग देखोगे, बहुत बड़ी मार्केट है। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग थर्ड लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, फिर भी हम लोग 50% से ज्यादा की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम इंपोर्ट के थ्रू पूरी करते हैं। आर यू गेटिंग इट गाइज? तो ऑब्वियसली बात है, बड़ी इकोनॉमी होगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ना अगर आप लोग देखोगे, हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और जियोग्राफिकल लोकेशन है काफी डाइवर्स है। तो ये हमें अलाउ करती है कि हमारे जो किसान है ना, वो जो नो की नो ऑयल सीड्स है उनको उगा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम तेल वेल निकालेंगे और हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। जैसे ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली डाला, रेपसीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सेफ्लोवर, नाइगर, कैस्टोर, लिनसीड, तो ये सारे के सारे हम लोग वो कर सकते हैं, ओके। अब इंडिया नीड्स ए थ्री फोल्ड इंक्रीज इन द ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट 35 ईयर। इंडिया को अगर सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो अगले 35 सालों में एटलीस्ट अपनी ऑयल सीड प्रोडक्शन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ओके। लाइक पल्सिस ऑयल, पल्सिस की तरह, जैसे हमारे यहाँ पे जो पल्सिस क्या होती है, दालें टाइप सी, ऑयल सीड ऑल्सो फेस सेवरल चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑब्वियस सी बात है, और हमारे जो प्रोडक्शन है ना ऑयल सीड की, इवन किसी भी क्रॉप की, वो इम्पैक्ट तो होती ही है। और हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा अनफेवरेबल फार्मिंग कंडीशन भी है, चाहे वो आप लोग इंस्टीट्यूशनल साइड से लगा लो, इंस्टीट्यूशनल साइड से जैसे कि गवर्नमेंट की साइड से लगा लो, या फिर आप लोग फार्मर की साइड से लगा लो। क्लियर है? फार्मर की साइड से कैसे? क्योंकि फार्मर की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
जो फाउंडेशन वाले बच्चे हो गए उनको तो डाटा याद होगा, ठीक है, कि फार्मर की एवरेज सैलरी 7,000 रुपये होती है, ठीक है, और वो सारा डाटा था ना कि जीडीपी में प्रोडक्शन कितना, एग्रीकल्चर का कितना नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे भी डाल सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड कल्टीवेशन, जस्ट 1 मिनट। Oilseed cultivation is mainly undertaken on marginal land by resource poor farmer who are generally reluctant to provide necessary input for increasing the productivity. Not important, यहाँ से देखो हमारे यहाँ पे जितनी भी ऑयलसीड प्रोडक्शन होती है ना उसका 82% का जो एरिया है वो रेन फेड फार्मिंग के अंदर आता है, यानी कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, मॉनसून डिपेंडेंट है, ओके। यानी कि यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो अवेलेबल ही नहीं है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट वेगरीज है उनकी वजह से इनकी क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है। प्लस में जो पेस्ट अटैक वगैरह होते हैं, कुछ डिजीजेस होते हैं जो कि इनमें फैल जाते हैं, उनकी वजह से भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग वाला ये वाला आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है यहाँ से, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ये स्लाइड हम लोगों ने देखी ली। नेक्स्ट, अब दूसरा इंट्रोडक्शन ऐसे बन सकता है कि इंडिया एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का, भी हम लोगों ने बताया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंक्रीजिंग डिमांड भी बढ़ रही है, और इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमारी बेसिकली डिमांड से नहीं मेल खाती। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ लो, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ना और जितनी डिमांड है उसमें मिसमैच है, मिसमैच बिटवीन मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसमें मिसमैच है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कितना इंपोर्ट? मोर देन 50%। वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, मोर देन 50%, क्लियर है? और ये इंडिया इंपोर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल, ये डाटा याद करने की जरूरत है, फिर 50% से ज्यादा का लिखते हैं, दैट विल बी इनफ, ओके। तो दैट्स वाई वी नीड टू इम्पोर्ट, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और हमें सेल्फ रिलायंस की ओर जाना चाहिए। नाउ येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन से भी आप लोग वो, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एडिबल ऑयल सीड की प्रोडक्शन से रिलेटेड, ताकि डोमेस्टिक डिमांड को हम फुलफिल कर सके। अब ये जो रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन 1986 1987 में इंक्रीज इसको बेसिकली लेके आए गए थे, ताकि हम एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। और स्टार्टिंग में जो फोकस था वो हमारा फोकस पूरे सारे के सारे ऑयल सीड पे नहीं था। स्टार्टिंग में जो फोकस था वो था मस्टर्ड ऑयल पे और सीसम ऑयल पे। इज दैट क्लियर गाइज? ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके। और सैम पित्रोदा को बोला जाता है फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। और येलो रेवोल्यूशन में ना सारे के सारे हम लोग ऑयल सीड को टारगेट करते हैं, लेकिन जो स्पेशल फोकस था वो किन पे था? मस्टर्ड पे और सीसम पे, ठीक है, मस्टर्ड पे और सीसम पे स्पेशल फोकस था। लेकिन टारगेट तो हम सबको ही करे थे कि सबकी हम प्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी बढ़ाए, लेकिन स्पेशल फोकस मस्टर्ड और सीसम। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े नाउ, कि व्हाई इज इंडिया नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, की भाई क्या क्या इश्यू है जो इंडिया वो नहीं है। सबसे पहला तो लिख सकते हैं लैक ऑफ माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग वो वाला डाटा दे सकते हैं कि अराउंड 82% जो एरियाज है वो रेनफेड पे डिपेंडेंट है, ओके। सो अ फेलियर ऑफ मानसून, फेलियर ऑफ मानसून, मानसून में फेलियर की वजह से ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड। देखो गाइज, अगर आप लोगों को किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों में कमियां दिखानी है ना, तो जो उसके इनपुट है ना, जो उसके इनपुट है उसमें आप लोग कमियां दिखाने लग जाओ। जैसे इनपुट क्या क्या होता है? इनपुट होता है आप लोग के फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या फिर लिख दो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूज है और जो प्रॉपर फर्टिलाइजर चाहिए उनका बेसिकली लैक ऑफ यूज है, ठीक है। तो दोनों की साइड से प्रॉब्लम होगी कि लैक ऑफ यूज भी है और एक्सेसिव भी है। सीड्स के क्वालिटी सीड्स नहीं है, प्लस में जो सीड्स की वो है क्या नाम है, सीड्स काफी महंगे आते हैं, ठीक है, काफी कॉस्टली है, ओके। उसके बाद कौन सा वो है, उसके बाद वाटर, वाटर भी यानी कि वाटर इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आप लोगों का वो हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इशू है। उसके बाद मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन भी एक तरह से आपका पॉइंट बन जाएगा कि इंडिया ने जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको एडोप्ट नहीं किया है, ओके। तो और एक होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया को ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आप लोग ये ऐसे ऐसे पॉइंट बना के एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि एट ए मोमेंट पे आप लोग को चीजें याद नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात, आप रट के तो जा नहीं सकते। तो आप लोग करोगे कहाँ पे, क्या करोगे वहां पे? वहां पे बैठ के पेस्टल अप्रोच सोचो। पेस्टल अप्रोच क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर एक एंगल से सोचने की सोचो कि लिखना कैसे है एग्जैक्टली। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। जो भी आसपास की चीजें ना उनके बारे में सोचो, ओके। और यहाँ पे आप लोग वो भी फाइनेंस भी कर सकते हो। फाइनेंस क्या? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए होता है, तो पैसा नहीं होता किसानों के पास, तो यहाँ पे फाइनेंस भी लिख सकते हो कि थोड़े बहुत फाइनेंशियल इशू भी होते हैं। और क्या होता है? फर्टिलाइजर्स हो गया, सीड्स हो गया, इरिगेशन हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, और क्या आ जाएगा इनपुट में? और इनपुट के लिए क्या चाहिए? अगर इनपुट के लिए नहीं चाहिए तो आगे आ जाओ, मार्केटिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है।
और क्या आ जाएगा कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना, एमएसपी में इश्यूज है, ठीक है, क्योंकि एमएसपी में जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से प्रोक्योर नहीं करती। ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात आप लोग डाल सकते हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बताया मैंने भी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कि अगर हो भी गया तो उनको स्टोर कहाँ पे करेंगे, उसमें भी तो इश्यू है ना। और हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है दैट आर नॉट इन सिंक विद एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, कि जो मतलब कि गवर्नमेंट इतना प्रमोट नहीं करती। ओके, अभी करने लगी है, पहले इतना वो नहीं था। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी टोटल डोमेस्टिक डिमांड है एडिबल ऑयल की वो अराउंड 250 लाख मेट्रिक टन पर ईयर है। लेकिन अभी भी हम 50% से ज्यादा क्या करते हैं बॉस, इंपोर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से इंपोर्ट, मेजर कौन सा इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल। पाम ऑयल कितना, अराउंड 62%। ओके, उसके बाद सोया ऑयल, सोया ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें। पाम ऑयल हम सबसे ज्यादा कहाँ से वो करते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया से। तो ये दो चार फैक्ट है जो आप लोग को याद होने चाहिए। ये मैंने बता दिया कि 60% ऑफ द एडिबल ऑयल कंज्यूम्ड इन कंट्रीज मेट थ्रू इंपोर्ट। नेक्स्ट है कि जो पाम ऑयल है ना हमारा, जो इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट है 60% ऑफ द टोटल एडिबल इंपोर्टेड, उसमें से 54% हम इंडोनेशिया मलेशिया से करते हैं। यानी कि ओवरऑल हमारा टोटल इंपोर्ट जो है पाम ऑयल का टोटल इंपोर्ट का मोर देन 50%, 54% के अराउंड हम लोग इंपोर्ट करते हैं सिर्फ दो कंट्रीज से, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो क्या सर इसमें इशू है, ऑब्वियसली बात है इशू है। कल को अगर हमारे रिलेशन इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ बिगड़ गए तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा इशू हो सकता है। आर यू गेटिंग इट गाइज? तो हमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर, मतलब ना एक ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, या कुछ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आर यू गेटिंग इट गाइज? ओके, थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव होना चाहिए कि कल को अगर हम यहाँ से नहीं भी कर पाते हैं तो एक अल्टरनेटिव है कि हम वहां से ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मेजर टू इम्प्रूव ऑयल सीड प्रोडक्शन। क्या क्या है भाई? फॉर एग्जांपल ऑयल सीड कल्टीवेशन को प्रमोट करो, जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन हो, जहाँ पे इरिगेशन हो वहाँ पे करो, क्योंकि अभी भी मैंने बताया ना 82% के अराउंड हमारे यहाँ पे जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होती है वो रेन फेड एरियाज में होती है, यानी कि दैट इज मानसून डिपेंडेंट। क्लियर है? ओके, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, इन सब में इन्वेस्ट करो, और इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन होनी चाहिए। ताकि इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन क्या होगी, बैंकिंग सेक्टर की साइड से हो गया, गवर्नमेंट की साइड से हो गया। आर यू गेटिंग इट? और दूसरी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, ताकि टेक्नोलॉजी कंपनी इन द सेंस है मतलब कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्रीकल्चर को ना एक तरह से एक वो होती है प्रीसीजन एग्रीकल्चर, प्रीसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि वो प्रॉपर डाटा इनपुट के बेसिस पे बताती है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इज सुटेबल फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन और नॉट। आर यू गेटिंग इट? ऑन द बेसिस ऑफ डाटा तुम लोग वो कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट, पब्लिक रिसर्च में स्पेंडिंग करना चाहिए, वही वाली बात है। नेक्स्ट, हमें नई जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड की, वो हमें डेवलप करनी चाहिए। कैसे? जीएम के थ्रू, जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हमें जो अवेलेबिलिटी है, अब 3A डाल सकते हो यहाँ पे। 3A क्या हो गया सर? 3A को आप कहाँ पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो वहां पे भी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। ओके, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये आप लोग हेल्थ में भी यूज कर सकते हो, एजुकेशन में भी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हो, सोसाइटी, कहीं पे भी डाल सकते हो आप इसको, कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी ओवरऑल। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट्स है उनको अब अफोर्डेबल बनाओ। सबसे पहले तो अफोर्डेबल यानी कि हर कोई खरीद सके। सबसे पहले तो अवेलेबल कराओ, अफोर्डेबल से पहले भी अवेलेबल कराओ कि होने चाहिए। उसके बाद एक्सेसिबल बनाओ, उसके बाद अफोर्डेबल बनाओ। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, क्रेडिट हो गया, इनकी फाइनेंस हो गया, और एक्सटेंशन सर्विसेज हो गई। क्लियर है? ओके, और जो मार्केट रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज है उनको प्रमोट करना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या पीपीपी होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोडक्शन में, ठीक है। और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस होगी। और हमें डायरेक्टली जो फार्मर्स है जो कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन करे उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना चाहिए मार्केट के थ्रू, जैसे ई नाम पोर्टल हो गया और ये सारी चीजें होगी। ओके, तो ये कुछ ना कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि ऑयल सीड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए बॉस? एक तो ये वाली स्लाइड रट लो या ये वाली स्लाइड रट लो। आई पर्सनली फील कि आपको ये वाली स्लाइड रट लेनी चाहिए। कैसे? 1986 में हमने एक वो चलाया मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, और हमारा स्टार्टिंग में फोकस कहाँ पे था? ऑयल सीड की प्रोडक्शन को। 1991 में ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। 1995 में हमने नेशनल रिसर्च सेंटर भी खोला, किसके लिए? ऑयल पाम ऑयल के लिए। अब पाम ऑयल के क्यों सर? क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया ना, हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से हम हमारा जो टोटल वो है, टोटल इंपोर्ट है, टोटल
इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट का कितना परसेंट हम लोग ये करते हैं, पाम ऑयल 62%, बाकी सोयाबीन और बाकी अदर्स, ठीक है। इसमें से भी 62%, यानी कि ओवरऑल पाम ऑयल का ओवरऑल प्रोडक्शन का हम लोग 54% के अराउंड सिर्फ दो कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, तो हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेस, ऑयल पाम मेज, और 2011 में ऑयल जो पाम को उसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर डाल दिया, और 2014 में नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम इंट्रोड्यूस किया गया। 2015 में हम लोगों ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी ऑटोमेटिक रूट के अंदर पाम ऑयल ट्री में, ठीक है, अगर कोई कंपनी बाहर से आके इन्वेस्ट करना चाहे। क्योंकि हमें ना पाम ऑयल पे क्यों वो करना है, रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना बॉस, तो हमारा जो डिपेंडेंस है वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देख रहे हो ना, जैसे कि बताया ओवरऑल इम्पोर्ट का 62% है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा, ठीक है। 2021 में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम पे भी, इस पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग रट सकते हो। बाकी ये थोड़े बहुत फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था करीब स्ट्रेटेजी 2021 ऑयल सीड के लिए, और इन्होंने ये भी बोला था कि 6.3 लाख हेक्टेयर एरिया अभी जो ऑयल सीड के अंदर उसको लेके आना चाहिए। ओके, और जो कि 120 लाख करोड़ क्विंटल ऑफ ऑयल सीड को प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा डाटा इतना याद नहीं रहेगा आप लोगों को, टू बी ऑनेस्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्टिंग में जो आया था। ओके, बाकी ये भी बोल सकते हो कि येलो रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द कलर रेवोल्यूशन दैट वाज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल सीड इन द कंट्री टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। आई होप गाइज आपको एज ए टॉपिक एडिबल ऑयल एज ए टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इश्यूज लिखना ना बोस, आई एम ऑल मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि जब भी किसी चीज का इश्यू लिखना हो, इशू वैसे लिख लो जो आप आसपास की चीजें होती हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख के वो कर दो, कि चाहे वो आपका इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, आउटपुट के बाद जो एक तो होता है प्री हार्वेस्ट, ठीक है, प्री प्रोडक्शन स्टेज, एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। प्री पोस्ट प्रोडक्शन में वही सब मार्केटिंग वगैरह वाला सीन होगा, और इनपुट में क्या आ जाएगा, वही आपका फाइनेंस, पैसा चाहिए भाई, मैकेनाइजेशन चाहिए, वाटर इरिगेशन मतलब इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, आर यू गेटिंग इट, और प्लस में हमें क्लाइमेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को अप्रूव कर देनी चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड कल्टीवेशन ऑयल सीड की, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और थोड़ी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग डाल सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना चाहिए, और हमें एग्रीकल्चर वहां पे प्रमोट करनी चाहिए जहाँ पे थोड़ी बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो। क्लियर है, ज्यादा मानसून पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए। आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया। उससे पहले ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए हम लोगों ने पेपर 2 की टेस्ट सीरीज बेसिकली चलाई हुई है, पेपर 1 की भी, और पेपर 2 का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेगी। इन केस अगर आप लोग लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं तो आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी। ओके, और टेस्ट सीरीज ऑब्वियस सी बात है उसमें मिलेगी ही आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो गाइज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया। अब ये वाला टॉपिक को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो मिलेट्स होता क्या है, मिलेट्स कुछ नहीं होता आपका, वो होता है ना जवार बाजरा रागी, ये सारी चीजें होती है। ओके, तो आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि जवार बाजरा रागी ये सारी चीजें जो होती है वो काफी ज्यादा प्रोटीन रिच होती है। आर यू गेटिंग इट गाइज, ठीक है। और हमारे देश में काफी ज्यादा अगर आप लोग देखोगे मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, राइट। अगर हम लोग को मेल न्यूट्रिशन से डील करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें मिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तभी जाके तो हमारे जो बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है वो नहीं होंगे। आर यू गेटिंग इट। अब इसमें ना ये देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। ओके, जब 1960s के टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ पे चला गया था, हमारा सारा सारा फोकस चला गया था व्हीट एंड राइस पे। जनरली क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भारत को बना था सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि हम लोग ना यूएसए से इंपोर्ट करते थे वीट, और यूएसए हमको वो वाला वीट देता था जो बेसिकली अपने पिग्स को डालता था, ठीक है। और अगर इंडिया की जो सोवनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले ना आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक तरह से सेल्फ सुफिशिएंट होना चाहिए एटलीस्ट फूड प्रोडक्शन में, ठीक है।
फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी सोनिटी एंड इंटीग्रिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। उस टाइम पे ना ऐसा चला था ना कि जो वियतनाम वॉर भी चले थे, तो कभी कभी ना यूएसए हमको ऐसे बोलता था कि हम ना अपना वियतनाम वॉर पे कुछ अपना स्टैंड ले, ठीक है, यूएसए के फेवर में करे, वो सब। तो ऐसे काफी ज्यादा इश्यूज रहते थे। तो 1966 के टाइम पे जब हमारे वो थे, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था ना जय जवान जय किसान का, हमारे जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उस टाइम पे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बेसिकली प्रमोट किया था, ठीक है, और वो उसी टाइम पे हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को भी प्रमोट किया था। लेकिन इन सब के चक्कर में ना हमारा जो मिलेट्स का प्रोडक्शन था, जो मिलेट्स का वो था, वो काफी ज्यादा पीछे रह गया था। प्लस में एक रीजन ये भी था, उस टाइम पे ना एक नया कंसेप्ट आया था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो एमएसपी था ना, जनरली स्टार्टिंग में वीट राइस इन सब पे ज्यादा दिया जाता था। तो सारे के सारे जितने भी फार्मर थे ना, वो सारे के सारे इन पे शिफ्ट कर गए थे, जहाँ पे उनको एक एश्योर्ड प्राइस मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो मिलेट्स की प्रोडक्शन उससे भी काफी ज्यादा हैम्पर हुई थी। अब मिलेट्स की प्रोडक्शन जरूरी क्यों है वो तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा मेल न्यूट्रिशन, अगर आपको उसको उससे डील करना है तो ऑब्वियसली बात है मिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ पढ़ते हैं इसमें कि ये पढ़ लेते हैं। ये तो थोड़ा बहुत वो दे रखा कि मिलेट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे ग्रो नहीं करते। यहाँ से देखो, मिलेट्स जो है ना वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्रॉप भी होते हैं, यानी कि जो CO2 होता है ना, CO2 को ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं तो यानी कि जो CO2 का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, ये उसको उनको कम कर देते होंगे। और जब ये उनको कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो उस क्लाइमेट चेंज से डील करने में इंडिया को हेल्प मिलेगी। तो मिलेट्स की प्रोडक्शन को आप क्लाइमेट चेंज के एंगल से स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, यानी कि मिलेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। और इन कॉन्टेस्ट अगर आप लोग देखोगे ना, जैसे पैडी होगी यानी कि राइस टाइप हो गया, ये सब हो गया, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के। क्योंकि जब आप लोग राइस की प्रोडक्शन करते हो ना बॉस, तो मीथेन गैस का एमिशन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। प्लस में ये देखो, 1 किलो चावल को उगाने के लिए ना आपको अराउंड 3,000 लीटर के अराउंड पानी चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक तरह से वाटर एफिशिएंट क्रॉप भी नहीं है, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इज दैट क्लियर गाइज? ओके। और वीट और मेज का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा हाई है। नाउ नेक्स्ट, मिलेट्स जो है वो रेसिस्टेंट है क्लाइमेट स्ट्रेस, पेस्ट एंड डिजीज से, मतलब कि इनका ना क्लाइमेट चेंज की वजह से या पेस्ट या डिजीज बहुत कम इफेक्ट होता है मिलेट्स पे। और मिलेट्स को हम लोग ना एक काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इनको काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं तो इंडिया की फूड प्रोडक्शन में, यानी कि इंडिया की फूड फूड प्रोडक्शन में एक तरह से ये फेमाइन रिजर्व का काम कर सकता है। यानी कि इन केस कहीं पे फेमाइन आ जाए या वो हो जाए तो उस केस में, क्योंकि मिलेट्स को तो हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बाद में उस वाले मिलेट्स को वहां पे पहुंचाया जा सकता है टाइमली। ओके। मिलेट्स क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको बहुत कम पानी चाहिए और कोई फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए। और इंडिया में ना जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो मिलेट्स की प्रोडक्शन को फेवर भी करती है, मिलेट्स की प्रोडक्शन को फेवर भी करती है। सिंस इंडिया which support more than 50% of the world population but only 4% of its water resources, promoting of millets could be helpful। आप ये पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। नाउ मिलेट्स और क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है कि हायर लेवल ऑफ प्रोटीन विद मोर बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलेट्स प्रोवाइड करता है। मिलेट्स डाइटरी फाइबर में हाई होता है, विटामिन वगैरह हो गया, नियासिन, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, और ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये सारे के सारे इसमें रिच होते हैं, जितने विटामिन टाइप से होते हैं। और एक पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, ये सारी चीजें होती है। ओके। तो अगर आप लोग देखोगे ना, ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशन रिच डाइट होती है ये मिलेट्स। ओके। प्लस में रागी इज नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन। सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो रागी में होता है, क्लियर है। और हाईएस्ट आयरन कंटेंट, कैन फाइट हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन इंडिया, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एंड इन्फेंट। हमारे यहाँ पे जो वुमन है, आप लोगों ने देखा होगा, और जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनमें जो है एक एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया एक बीमारी हो जाती है जी। क्यों होती है? क्योंकि आयरन की कमी की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिलेट्स होते हैं ना, वो एक तरह से आयरन रिच होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मिलेट्स की प्रोडक्शन को वो करोगे और इसको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, तो जो एनीमिया के वो है डिजीज है, जो वुमन और इन्फेंट में फैल रहे हैं, वो भी कम हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आर यू गेटिंग इट गाइज? ओके। और यहाँ पे ये जो ये जो मिलेट्स के सीड्स होते हैं, इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, फाइटिक एसिड भी होता है जो कि लो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जो कैंसर के रिस्क है उसको भी कम करता है। ये आप लोग डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ये दिखना है कि रागी कैल्शियम रिच है,
एनीमिया की बीमारी से लड़ा जा सकता है जो वुमन और उसमें हो रही है। उसके बाद क्या करना, डाइटरी फाइबर है, यानी कि काफी ज्यादा वो है, विटामिन रिच वगैरह है। प्लस में जो डिजीजेज है, डिजीजेज से जो फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैंसर हो गया, इनके रिस्क को रिड्यूस करता है। फिर ये 4-5 पॉइंट अगर आप लोग लिखोगे तो आपका न्यूट्रिशन एंगल से जो पॉइंट बनेंगे वो काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। नेक्स्ट कि ICAR ने ये कंफर्म किया है कि पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। उन्होंने बोला है कि 1% प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, मतलब कि अगर तुम 1% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे ना एग्रीकल्चर में, तो वो 0.65% पॉवर्टी को कम करने में हेल्प कर सकती है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। और यहाँ पे एक लिंक है किसके बीच में, मिलेट्स और पॉवर्टी रिडक्शन और मेल न्यूट्रिशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इन आपस में एक दूसरे में लिंक है। क्योंकि मिलेट्स की वजह से ऑब्वियसली बात है मेल न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, तुम मेल न्यूट्रिशन से लड़ सकते हो। और जैसे ही अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा मतलब कि ऐसे हट्टा खट्टा है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉस, वो काम धंधा भी अच्छे से कर सकता है, यानी कि वो बढ़िया पैसा कमा सकता है, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो वो पैसा वैसा कमाएगा, जब वो पैसा वैसा कमाएगा तो वो क्या करेगा, वो स्पेंड भी करेगा। ठीक है, स्पेंड करेगा तो डिमांड एंड सप्लाई वही वाली चीज है, रूरल का डेवलपमेंट होगा, आसपास के एरियाज का एंड ऑल दैट। ओके। तो मिलेट्स, पॉवर्टी रिडक्शन, मेल न्यूट्रिशन और रूरल डेवलपमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। मिलेट्स जो होते हैं ड्रोट रेसिस्टेंस होते हैं और काफी ज्यादा कम इनपुट चाहिए होता है बाहर से। हाईली न्यूट्रिशियस, ये बताई दिया, फूड एंड लाइवली सिक्योरिटी एंड ड्यूल पर्पस क्रॉप्स इन्वॉल्विंग बोथ फूड एंड फूडर, यानी कि ये एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, दोनों की कंजम्पशन के लिए बढ़िया है। ओके, एनिमल्स और ह्यूमन। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब कि ये कहीं पे भी उग सकते हैं, जो लो फर्टाइल माउंटेनियस ट्राइबल, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। और मिलेट्स जो है वो सॉइल के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनका जो कल्टीवेशन साइकिल होता है काफी शॉर्टर होता है। ये जो बेसिक बेसिक पॉइंट है ना, हाँ, ये सस्टेनेबल इनकम सोर्स ऑफ फार्मर, फार्मर की जो सस्टेनेबल इनकम है उसमें भी एक तरह से इनरिच कर सकते हैं उसको। और ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं मैनी लोगों को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब कि हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान वाला एरिया होगा, मध्य प्रदेश वाला एरिया होगा, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना पुराना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर ही एग्जाम्पल मालूम हो। ठीक है, तो अगर तुम मिलेट्स की प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली बात है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल मेथड ही इन्वॉल्व होता है। और अगर हमारे यहाँ पे अच्छा खासा मिलेट्स का वो होगा, मेल न्यूट्रिशन तो कम होगा ही, प्लस में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ भी हो सकती है। एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। राइस क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इनडायरेक्टली वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ वर्चुअल वाटर। क्यों, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, और एक तरह से हम पानी को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, समझ रहे हो। और पानी की तो वैसे ही किल्लत चल रही है। और मिलेट्स का काफी ज्यादा शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, 65 डेज का। मतलब कि तुम एक साथ वहां पे ना, बाकी की जो जमीन है वहां पे अलग अलग तरह की मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स भी वो कर सकते हो। ठीक है, और मिलेट्स को तुम रेन फेड एरिया, इरिगेटेड एरिया कहीं पे भी उगा सकते हो। रिगार्डिंग इट, वो मैं ये मैंने बता ही दिया कि मिलेट्स CO2 कार्बन एमिशन, इन मतलब जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीजें हम लोग डील कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि मिलेट्स की प्रोडक्शन से जो कार्बन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, उस मिलेट्स की प्रोडक्शन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? ओके। कि वाई इज इंडिया स्लो इन अडोप्टिंग मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन, क्योंकि एवरेज एनुअल ग्रोथ देखोगे मिलेट कंजप्शन की इंडिया में 1999 से 2016 तक 4.56% थी। लेकिन हाईएस्ट जो हुई थी हमारी, वो हुई थी 2002-3 के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे 15% के अराउंड हुई थी जो ग्रोथ रेट थी। और ईयर बाय ईयर जो ये ग्रोथ रेट थी मिलेट कंजम्पशन की, ये डिक्लाइन होती आ रही है, और अभी एक्सट्रीमली लो ग्रोथ रेट 8.33% 2019-20 में। तो ये आप लोग देख सकते हैं बेसिक चीजें। नाउ ये देखो, हिस्टोरिकल पॉलिसी नेग्लेक्ट ऑफ दिस क्रॉप, सबसे पहली बात तो ये क्यों, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, MSP रेजीम आया, इन सारी चीजों में हमने टोटली मिलेट्स को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, लोअर और नियर एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन सपोर्ट व्हेन कंपेयर टू द सपोर्ट एंजॉयड बाय अदर क्रॉप। अगर आप लोग दूसरे क्रॉप्स को देखोगे ना, वहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिलेट्स इतना ज्यादा सपोर्ट्स नहीं दिया जाता। तो ऑब्वियसली बात है लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल साइड, यानी कि फ्रॉम गवर्नमेंट साइड्स। लैक ऑफ रीच ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज। अगर आप लोग देखोगे जितनी अदर क्रॉप्स है ना उसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, लेकिन इन केस ऑफ मिलेट्स हो गया, आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो किया जा रहा है। और ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जाएगा तो जो यील्ड होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। क्लियर है? और हमारे यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज होती है, यानी कि हार्वेस्टिंग के मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद भी मार्केटिंग हो गई या उनको अलग से छानना वानना पड़ता है, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज होती है ना वो भी अभी अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे। ओके। और कंपटीशन भी अदर अदर मार्केट से। ठीक है। और दूसरा क्या है कि चेंजेस इन प्रेफरेंस पैटर्न इन कंजम्पशन, मतलब कि पहले क्या था ना हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल
पुराने वाले अगर आप लोग देखोगे, पुराने वाले लोग जो थे वो काफी ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार ये सब खाते थे। आज के टाइम पे इतने नहीं खाते, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे इतना वो नहीं है, सिर्फ गांव में देखने को मिला, शहरों में तो बहुत कम है। एब्सेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट फंडेड प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एज ए न्यूट्रिशन फूड कैटेगरी, ये आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों ने ये भी डाल सकते हो कि हमको ना जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, पीडीएस में हम लोग यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन की दुकानें होती है, हम वहाँ पे राइस देते हैं, वीट देते हैं, आर यू गेटिंग इट? तो हमको उसमें मिलेट्स भी ऐड करना चाहिए, ताकि इससे किसानों की बेसिकली इनकम भी बढ़े, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले प्रोक्योर करना पड़ेगा ना इनसे मिलेट्स को। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लिए? 2018 में हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था भारत में, और इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूनाइटेड नेशन को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के उस पे ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023 भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ठीक है, ये 2012 में लॉन्च किया गया था एज ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जहाँ पे 300 करोड़ अलॉट किए गए थे कि हम इक्विपमेंट लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे मिलेट्स हार्वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे भी हम लोगों ने फोकस किया ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा, इन ऑर्डर टू प्रमोट मिलेट्स, इंडिया हैड ऑन इट्स पार्ट नोटिफाइड दिस क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, क्योंकि क्लाइमेट का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप लोग देखोगे क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स है। क्यों क्लाइमेट फ्रेंडली है? अभी हम लोगों ने बताया था, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब करती है। ऑन दी अदर हैंड जैसे पैडी हो गई, वीट हो गया, ये एक तरह से मेजर मतलब वैसे देखोगे ना क्रॉप्स के मामले में, तो ये ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ओके। और इसीलिए हम जो मिलेट्स वगैरह न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं, और हमको इनको अलाउ कर देना चाहिए पीडीएस में भी। और रिकॉग्नाइजिंग मिलेट्स एज ए एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, मतलब जिनको डायबिटीज होती है ना, उनसे रिलेटेड काफी सही रहता है, ये काफी ज्यादा रिच होता है। घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है कि रिच होता है, पॉवर्टी कम होगी, वो सब कम होगा, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है, ओके। तो ये और भी थोड़ी बहुत स्कीम्स आप लोग देख सकते हैं। मेन मेन जो चीजें थी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ओके। यहाँ पे आप लोग लास्ट वाला लाइन देखिए कि मिलेट्स को हम लोग प्रमोट करें अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑल्सो, जो कि 2013 में आया था, ताकि हम हेल्प कर सके, गुड न्यूट्रिशन हो गया, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी, ओके। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फंडा के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।